हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। और हम यहाँ बात करने वाले हैं इसी इतिहास का एक ऐसा शासक जो लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते शहीद हो गया। भाई शहीद मतलब इंतकाल भी हो जाता है। ये पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये मशहूर व्यक्ति, बहुत अच्छे से आपने नाम भी सुना होगा, हुमायूं का। सुना है क्या? तो हुमायूं की हम यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले। पूरे जीवन परिचय की बात करेंगे, लेकिन हम इसको शॉर्ट में रखेंगे। क्यों शॉर्ट में रखेंगे? क्योंकि इसकी हम शॉर्ट वीडियोस अलग अलग पर्टिकुलर चीज़ों पे बनाने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक ओवरव्यू हम यहाँ पे हुमायूं का आपको लेके आए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और हम चर्चा करेंगे हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं के समय की देखो, सबसे पहले इतिहासकारों की अगर बात करें तो एक तो भैया लेनपूल व्यक्ति का नाम है। क्या नाम है? लेनपूल। और लेनपूल ने भैया बहुत सारी बातें कही है। इन्हीं ने कहा है कि ये जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और अंतिम समय में भी लड़खड़ाते लड़खड़ाते लुढ़कते हुए एक्सपायर हो गया। लेनपूल का ही कथन है ये, ठीक है। इसके अलावा लेनपूल ने एक बहुत अच्छी चीज है ये भी कही हुई है कि ये व्यक्ति जो बाबर ने अपना साम्राज्य छोड़ा था उसके लिए अयोग्य था। तो आपको मैं बता दूं कि मुगल सल्तनत जो चल रही थी, बाबर के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, वो पूरी मुगल सल्तनत उसके 4 बेटों में बांट दी गई। आगे चल के सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उन 4 बेटों में एक यही व्यक्ति था जो बाकी सभी बेटों से ठीक था। ये भी बेवकूफ़ी था एक प्रकार से, क्योंकि ये अयोग्य था। अगर ये योग्य होता तो आज और कुछ तूफानी हो जाता, लेकिन ठीक है, इनकी अयोग्यताओं के कारण ही 15 सालों तक इनको मतलब भारतीय सल्तनत से अपना हाथ साफ करवाना पड़ा। हाथ साफ करवाने का मतलब ये हुआ कि 15 सालों तक मुगल सल्तनत खत्म हो गई भारत से, और 15 सालों में केवल एक छोटा सा सूर साम्राज्य चलता रहा भारत में। हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी, शेरशाह सूरी के बारे में। जो आज हम पैसे की बात करते हैं, जो रुपया हम चलाते हैं, वो रुपया उसी की देन है, ठीक है। सो एक एक चीज पे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे किसकी? हुमायूं की। तो लेनपूल ने इनको लड़खड़ाता हुआ शासक भी कहा है, साथ ही साथ अयोग्य शासक भी कहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक ख्वांदा मीर है, एक और ख्वांदा मीर, ये भी एक लेखक हैं, और इन्होंने बताया है कि भाई बाबर के समय ऐसा होता है कि ये अचानक से बीमार पड़ जाते हैं, और ऐसी किसी बीमारी जो लाइलाज थी, जिसका कोई इलाज नहीं था। बाबर बड़े परेशान उस समय, सारे के सारे डॉक्टरों को, वैद्यों को, चिकित्सकों को, जो हो सकता था सबको दिखा चुके थे। भैया इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, बिगड़ती चली जा रही थी। और योग्य व्यक्ति तो यही था बाकी के 4 लड़कों, है ना। सो योग्य व्यक्ति होने के बावजूद, मतलब बाकी सबसे योग्य था, बहुत योग्य नहीं था, लेकिन हाँ बाकी सबसे योग्य होने के कारण अपना उत्तराधिकारी नियुक्त भी बाबर कर चुके थे। किसको? हुमायूं को। लेकिन तबीयत खराब हो रही है, ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? तो उन्होंने दुआ करी, और दुआ कबूल करी गई। ऐसा बोलते हैं बड़े बड़े इतिहासकार कि उन्होंने अल्लाह से दुआ करी थी कि चाहे मेरी उम्र मेरे बेटे को लग जाए, मुझे नहीं जीना, मैंने तो जी लिया। 48 साल हो गई थी उनकी एज, और भाई अब बहुत जी लिया, और क्या चाहिए, बहुत कुछ कर लिया, क्योंकि बचपन में छोटी उम्र से ही वो शासक बन गए थे, और जीवन भर उनने बहुत कुछ देख लिया था, संघर्षों का दौर कर लिया था। अब इनने कहा कि भैया मेरी उम्र लग जाए, चाहे भले मेरे लड़के को मेरी उम्र छीन लो, मेरी उम्र लड़के को दे दो, लड़का मर रहा है, उसको मेरी उम्र लग जाए, मैं मर जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। और ये मान लिया गया। पिताजी की तबीयत ऐसी खराब होने लग गई और लड़के की तबीयत वैसे ही सही होने लग गई। बाद में 26 दिसंबर 1530 की बात है कि इस दिन बाबर का इंतकाल हो जाता। बाबर का इंतकाल हुआ तो अब राजनीतिक गलियारे फिर खुलने लगे लोगों के लिए। कैसे खुलने लग गए? क्योंकि तब तक हुमायूं जो है संभल का, कहाँ का? संभल का शासक हुआ करता था, राज्यपाल नियुक्त किया गया था बाबर के द्वारा। अब संभल मतलब आप मान के चलो पंजाब वाला जो है रीजन है, आगे वाला, ठीक है। और ये दिल्ली में बैठे, तो भाई दिल्ली में बैठे हो आप, अब दिल्ली में तो फिर कुछ ना कुछ षड्यंत्र होना चालू हो ही जाएगा, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। सो बाबर के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, जिनका नाम निजामुद्दीन था, क्या था? निजामुद्दीन, ये बाबर के प्रधानमंत्री थे। निजामुद्दीन ने षड्यंत्र रचना क्या चालू करा कि जो बाबर के बहनोई थे, बाबर के बहनोई मतलब उनकी बहन के जो पति थे, ख्वांदा मीर नाम है उनका। क्या नाम है? ख्वांदा
सॉरी मेहंदी ख्वाजा बोलते हैं उनको, सॉरी ख्वाजा नहीं, मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा नाम है इनको, मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा। ये भैया कौन है? ये बाबर के बहनोई हैं और हुमायूं के खालू लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है, खालू हो जाएंगे। तो खालू ने निजामुद्दीन से मिलके षड्यंत्र रचा और गद्दी हथियाने की कोशिश करी, शुरुआती तौर पर, बिल्कुल शुरुआत की बात है 26 दिसंबर 1530 की। लेकिन वो तो भैया षड्यंत्र कामयाब अगर हो जाता तो हुमायूं का तो नामो निशान रहना ही नहीं था, ठीक है। कामयाब हो नहीं पाया, और कामयाब नहीं हो पाया तो ये भैया भागे भागे पहुंचे कहाँ? दिल्ली। कब? 30 दिसंबर के दिन, और 1530 में इनको गद्दी दे दी गई, गद्दी पे ये आसीन हो गए। सो भारत के सुल्तान बन गए ये मुगल सल्तनत के दूसरे व्यक्ति विशेष। 30 दिसंबर 1530 को इनका क्या हो जाएगा? सिंहासन अवरूढ़ हो जाएगा। और ये हुमायूं नसीरुद्दीन हुमायूं के नाम से, क्या भाई? नसीरुद्दीन हुमायूं के नाम से गद्दी पर बैठते हैं और अपना खुतबा पढ़वाते हैं। हुमायूं जैसा नाम है, नाम तो भैया इतना अच्छा है माशाअल्लाह आया है। क्या नाम है इसका? मतलब होता है भाग्यशाली व्यक्ति। लेकिन जैसा नाम, उसके बिल्कुल अपोजिट किरदार है हुमायूं का। कभी भाग्य ने साथ दिया ही नहीं, कभी साथ नहीं दिया। मतलब ऐसी हालत हो गई कि भागना पड़ा। अपने राज्य तो ठीक है, राज्य तो मतलब भारत से ही भागना पड़ा। अभी देखेंगे हम सारी चीजें, ठीक है। सो ये चलिए देख लेते हैं इनका एक छोटा सा जीवन परिचय देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, सो इनका जन्म जो है 6 मार्च 1508 को कहाँ? काबुल में होता है। जैसा हमने चर्चा करी थी बाबर के समय में कि भाई बाबर ने 1504 के आसपास क्या कर लिया था? काबुल जीत लिया था। और काबुल जीत लिया था, वहां अपना शासन, पहले इनके चाचा जी हुआ करते थे मिर्जा साहब, अहमद मिर्जा, वो एक्सपायर हो गए थे। उनकी जगह पे काबुल में किसने शासन चालू कर लिया था? बाबर जीत लिया था। बाबर जीता तो बाबर ने शादी करी। शादी करी किससे? माहम सुल्ताना से। और माहम सुल्ताना से 1508 में जो पहले पुत्र की प्राप्ति होती है भैया, वो कौन हो गए आपके? ये हुमायूं हो जाते हैं। हुमायूं के अलावा बाबर के हमने बताया था 3 और बेटे थे। एक तो कामरान हुआ करते थे। कौन? कामरान। कामरान के बाद अस्करी, और एक सबसे छोटे जो व्यक्ति थे वो थे हिंदाल, ठीक है। बाबर हुमायूं सबसे बड़ा। इसके अलावा इनकी एक बेटी भी थी माहम सुल्ताना से, जिनका नाम है गुलबदन बेगम। क्या नाम है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो है, इन्होंने हुमायूंनामा लिखा हुआ है। हुमायूंनामा 2 भागों में बांटा गया है। एक पहला जो पार्ट है उसमें वो पूरा का पूरा बाबर के जीवन चरित्र से संबंधित है, और दूसरा पार्ट में हुमायूं की सारी चीजें लिखी हुई हैं। अभी भैया क्या हुआ देखो, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी बात, कि ये बाकी के 3 तो किसी काम के थे ही नहीं लड़के। पिताजी खुद जानते थे कि ये तो और गए गुजरे लोग, लेकिन पिताजी समझदार व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से, छोटे समय से ही, हमने वीडियोस में चर्चा करी भी हुई है बाबर की, कि पहले समय से ही, समरकंद की बात तो करें भाई, समरकंद 3 बार लड़ाई करी, सब कुछ बिल्कुल उज्बेकिस्तान का पूरा सारा माहौल जो रहा इनका फरगना से, तो इनने बहुत सारे एक्सपीरियंस करी चीज़ों का, कि भाई आपस में ही लोग बाग लड़ते हैं, घर घर के ही दुश्मन हो जाते हैं, भाई भाई में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जिससे समस्या होती है। आखिरी समय में जब लोग जाने वाले होते हैं ना, तो कुछ ज्ञान देते हैं। आपको याद होगा कि बिल्कुल बस मरणासन अवस्था में बैठे हैं, लेटे हैं, बैठ कहाँ सकते हैं, लेटे हैं, और आखिरी ज्ञान जो दिया जाता है, उस आखिरी ज्ञान में बाबर ने हुमायूं को ये बोला कि भाई देख, जो भी कुछ हो जाए, जो भी कुछ हो जाए, भाइयों से लड़ाई मत करना। तुम्हारे भाई कितने ही लड़ने लायक हो, कितने ही तुम्हारा दगा करें, कुछ करें, भाइयों से लड़ाई मत करना, उनके साथ संबंध बना के रखना प्रेम से। और इस बात को तो भाई आखिरी समय की बात है, तो हुमायूं ने सिर लगा के रख लिया, दिल लगा के रख लिया। इतनी हरकतें करी हैं भाइयों ने, इतनी हरकतें करी, बावजूद उनके हर बार उसको वक्त से देता था, ठीक है। सो ये सारी चीजें होने वाली, अभी होंगी सारी चीजें, मैं बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा यहाँ पे। अब ये होने के बाद, अब जैसे ही पिताजी एक्सपायर हुए, तो अब ये तो बोल ही दिया था पिताजी ने कि भाई लड़ना नहीं भाइयों से। अब लड़ना नहीं, तो इतना बड़ा विशाल साम्राज्य था, अच्छा वो संगठित था नहीं। उस समय की अगर बात करी जाए तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हमारा भारत है, ठीक है, सो भारत में ये वाला पोर्शन तो था ही, साथ में ये यहाँ पे अफगानिस्तान वाला पोर्शन था। तो काबुल से लेके आपका पूरा मान लो यहाँ से, ये पूरा का पूरा उस समय का जो है बाबर का साम्राज्य। कितना? इतना साम्राज्य। अब इतना जो साम्राज्य था भाई, तो इस साम्राज्य को, पूरे साम्राज्य को, इधर दिल्ली हो गया, ये आगरा हो गया, ये थोड़ा सा इधर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी पोर्शन जो है, वो सब अभी बाबर जीत चुका था।
यहाँ पे राजपूताना जीत लिया था, चंदेरी जीत लिया था, है ना। सो ये इतनी चीजें ही अभी तक जीत पाई थी बाबर ने कहा कि भाई भाइयों से लड़ना नहीं। अब भाइयों से नहीं लड़ना तो क्या करेंगे भाई, साम्राज्य का विभाजन करो, और ऑप्शन क्या है। तो साम्राज्य का विभाजन कैसे किया कि जो काबुल कांधार वाला इलाका था, ये वाला, ठीक है। सो ये पूरा इलाका जो है ये आपने किसको दे दिया, कामरान को दे दिया। कामरान अपना बड़ा भाई मतलब हुमायूं से छोटा, लेकिन बाकी तीन में सबसे बड़ा। उसके बाद जो ये संभल वाला प्रांत है पाकिस्तान के आसपास वाला, ये पूरा पोर्शन आपने किसको दे दिया, अस्करी को। किसको, अस्कर, दूसरे भाई। और ये जो मेवाड़ वाला, अजमेर वाला पोर्शन था ये, तो ये किसको दे दिया आपने, हिंदाल को। ठीक है। अब मैं आपको बता चुका हूं कि ये तीनों के तीन अयोग्य हैं भाई, कोई योग्य नहीं है, चौथा भी बहुत योग्य नहीं है, लेकिन चलो इन सब से तो योग्य ही है। ये लोग यार बचपन से ईर्ष्या कर रहे हैं। देखो भाई भाई तो है, लेकिन बचपन से ही, क्योंकि ये कुशल तो है नहीं किसी चीज में, तो अपने भाई से ही ईर्ष्या कर रहे हैं। जलता है इंशाल्लाह, तो ये जल रहे हैं, और बेवकूफ तो है ही। तो लेनपूल, जो मैंने बताया एक इतिहासकार है, लेनपूल ने कहा भैया, क्या कहा कि ये जो तुम्हारे भाई लोग हैं, मतलब भाई में इनने स्पेशली इन दो को क्या किया हुआ है, इन दो को ही बताया है कि यार अस्करी और हिंदाल अयोग्य होने के साथ साथ ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग हैं। ईर्ष्या करते किससे, हुमायूं से। तो वो तो बेवकूफ है ही, अस्करी और हिंदाल। इनका फायदा उठाया जा सकता है। फायदा उठाया जा सकता है मतलब उस समय भाई ये राजपूत लोग हो गए, राजपूताना वाले जो बचे हुए लोग हैं, या हिंदू राजा और बाकी के जो बचे हैं। इसके अलावा और भी जो मुस्लिम राजा यहाँ भी भारत में जो अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं या राज कर रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, इनके साथ मिलकर षड्यंत्र रच सकते हैं, जिससे लॉस किसको हो सकता है, हुमायूं को। तो ये इनने बहुत अच्छे से ये चीज लिखी हुई है, और हुआ भी है, हुआ है, अभी चर्चा करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो ये सारी चीजें करी। इनिशियली इनने ये साम्राज्य को विभाजित कर दिया, जबकि ये एक भूल मानी जाती है इतिहासकारों के द्वारा। क्यों, कि भाई आपको ऐसे मौके पर तो दोस्तों को, भाइयों को साथ में रखना चाहिए था। क्योंकि यार देखो, आपकी जो सेना है इतने, ये राज्यों में ही तो बट गए अलग अलग। अब राज्यों में बट गए तो उनका प्रशासन अलग चलेगा, हर चीज अलग चलेगी। वो चीज अभी इकट्ठे रहते तो ज्यादा फायदेमंद होती। क्यों, क्योंकि अभी भारत में आपका ये जो शासन है अभी संगठित नहीं हो पाया। क्योंकि आपके पिताजी जो आए हैं भाई 1526 से 1530, 4 सालों में ही तो उनने जीत दर्ज करी, और बस लड़ाई करी, जीते हैं, और इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं पाए। साम्राज्य को वो सुरक्षित नहीं कर पाए या संगठित नहीं कर पाए, और निकल लिए। अब आपके ऊपर ये दारोमदार था, आप जोड़ना था, आपने खुद तोड़ दिया पहले ही, तो आपकी शक्ति खुद कम हो गई। इसके अलावा शक्तियों के अलावा और भी परेशानी, अभी एक वीडियो में पूरी बना दूंगा कि क्या क्या समस्याएं थी, जैसे ही हुमायूं क्या कह रहा, गद्दी पे बैठा। ठीक है। सो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके कारण, अब इधर देखो पंजाब, माफी चाहूंगा, बंगाल वाला जो प्रांत है, बंगाल में इस समय शासन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं नुसरत शाह। कौन, नुसरत शाह, क्या नाम है, बंगाल के शासक नुसरत शाह हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो गुजरात है और ये मालवा वाला, इधर भी एक शासक है, ये वाला जो पोर्शन है गुजरात वाला, यहाँ पे एक शासक है जिनका नाम है बहादुर शाह। क्या नाम है, बहादुर शाह। अभी आपने एक कहानी सुनी होगी चित्तौड़ की। चित्तौड़ की जो रानी हुआ करती थी, बहादुर शाह ने उन पे अटैक कर दिया। तो चित्तौड़ की रानी ने हुमायूं को राखी भिजवाई थी, कहानी पढ़ी होगी आप सभी लोगों ने, है ना। अब राखी भिजवाई और मदद मांगी कि भाई आप राखी मैं आपको बांध रही हूं, मतलब आप मेरे भाई हो जाएंगे। तो अब बहन की रक्षा करने का काम किसका है, भाई का है, तो आप आके हमारी मदद करिए। राजपूत राजकुमारी ने, या उस समय रानी हो गई थी वो, उन्होंने क्या करी, हेल्प मांगी। लेकिन ये यहाँ पे ये फंस गए धर्म जाल में, और धर्म जाल में फंस गई में तो समस्या हो गई। इन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया। अगर वो ऑफर ये स्वीकार कर लेते तो आज मैं कह रहा हूँ कि मतलब माहौल ही अलग होता। लेकिन हुमायूं ने वो ऑफर स्वीकार नहीं किया, बल्कि ये इनके आगे चल के ये भी क्या करेंगे, बहादुर शाह लड़ेंगे हुमायूं से, है ना। तो ये बहादुर शाह ने इनसे बोला कि देखो भैया तुम हमारे मैटर में मत टांग अड़ाओ, और ये तो वैसे भी हिंदू लोग हैं, काफिर लोग हैं, कहाँ काफिरों की मदद करोगे भाई तुम। हुमायूं ने कहा है यार तुम किया तो सही रहे हो भाई, धर्म की बात है यहाँ तो। सो इनने अपने दुश्मन, मतलब खुद का ही दुश्मन होने वाला है वो कुछ। अगर ये यहाँ सपोर्ट कर देते राजपूतों का, तो राजपूत लोग मिलके इनका सपोर्ट करते, ये तो भारत जितवा देते। क्योंकि अकबर ने तो वही किया ना, राजपूतों को साथ में लेके चले। आप साथ में लेके नहीं चलोगे दिक्कत होगी। तो इसीलिए इनका फिर बाद में किसी ने कोई सपोर्ट किया नहीं, तो भगते फिरे फिर बिल्कुल भारत छोड़ के ही भागना पड़ा, दर दर भटकना पड़ा। 15 साल तक तो मतलब
ऐसी हालत थी 1540 के बाद तो कि कोई पीछे से कह देता था कि शेर से शेर कहाँ, शेर सा, ऐसे भगते थे तिल बिला के कि अरे कहाँ है कहाँ है कहाँ है, डर जाते थे खबर। ठीक है, चलिए, तो ये बहादुर शाह होगा, ये नुसरत शाह। अब देखो यार पुरानी थोड़ी सी कंडीशन हम देखें 1526 से 30 तक की, तो एक तो हुआ था पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध उस समय के लोधी सल्तनत चल रही थी, है ना, इब्राहिम लोधी। कौन? इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी जो है वो तो एक्सपायर हो गया था 1526 में, लेकिन उसका भाई जो था, उसका भाई कौन था? महमूद लोधी। महमूद लोधी। तो महमूद लोधी अभी भी चाह रहा था कि भैया क्या करना है, अपने को शासन वापस से पाना है। तो महमूद लोधी बंगाल के नुसरत शाह के सपोर्ट कर रहा था, मतलब उनसे सहयोग मांग रहा था। तो वहीं पे था ये बंगाल में, कौन? महमूद लोधी। इसको रोकना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे, कौन चाचा थे जिनने भैया बाबर को आमंत्रित करा था? आलम शाह, है ना, आलम खां लोधी, है ना। तो ये आलम खां ने क्या करा भैया कि अब उन्होंने देख लिया कि बाबर को हमने बुलाया इसलिए तो हराएगा, लेकिन बाबर तो खुद अपना शासन करना चालू कर दिया भाई, अपने को तो फायदा ही नहीं हुआ। तो आलम खां ने गुजरात के बहादुर शाह से संधि कर ली कि भैया अब अपन मिलके इनको हराएंगे। यही चल रहा है। तो एक ये व्यक्ति भी है जो अभी समस्या, इसी कारण तो बहादुर शाह से लड़ाई होगी, बहादुर शाह से लड़ाई होगी, लेकिन बहादुर शाह की बात भी मान ली। नहीं मानते तो फायदा होता। अभी करेंगे एक एक चीज पे चर्चा, ठीक है। तो ये एक बहुत समस्या। दूसरी समस्या क्या थी भैया कि आप आए हो और तैमूर के वंशज थे ये लोग। कौन? तैमूर के वंशज कौन थे भाई? बाबर तैमूर का वंशज ही तो था ना। तो तैमूर के जितने वंशज और थे आस पड़ोस वाले, वो भी अब ये चाहने लगे कि अपन भारत में अपन शासन कर लें। 2-3 लोग हैं, जैसे एक तो मैंने बता दिया था कि वो इनके बहनों ही थे, मेहंदी ख्वाजा बाबर के। इसके अलावा एक था जमान मिर्जा। जमान मिर्जा, जमान मिर्जा ऐसा व्यक्ति है, मैं आपको बता दूं कि ये उस समय के हेरात प्रदेश पड़ता है यहाँ पे अफगानिस्तान में, हेरात पर। तो हेरात के सुल्तान का बेटा था। कौन? जमान मिर्जा। वो तो ठीक है, चलो ठीक है, सुल्तान के बेटे। इनने और क्या किया? रिश्तेदारी भी बना ली। इनने अपनी शादी तो बहुत हुई थी बाबर की, है ना, मतलब बिल्कुल। अभी एक आध दिन का भी स्टोरी सुना होगा, जैसा इनका बाबर का था। उनका बाबर का जन्म भी भैया 14 फरवरी के दिन हुआ था, कोई ऐसे वैसे दिन तो हुआ नहीं था, वैलेंटाइन डे के दिन, ठीक है। तो 14 फरवरी के हिसाब से इनका मिजाज भी बिल्कुल वैसे ही था। बाबर कुटे हैं इस मामले, मतलब आशिकी की तो इतने हद ही करी हुई है। एक बार इनकी जो मैडम रहती है बाबर की, वो बड़ा प्यार करते थे। अब उज्बेकिस्तान वाली जगह है भाई, मतलब गर्मी वाला पूरा इलाका है, रेत रेगिस्तान वाला। तो उनकी शादी हो गई तय कहीं दूसरी जगह। अब ये बड़े परेशान, तो परेशान थे, तो अब भाई परेशानी में गम बुलाने के लिए कुछ कर रहे थे। तो दोस्त लोग आए, इन्होंने कहा कि भैया क्या अकेले अकेले कर रहे हो, हमें बिठा लो। बैठे, पूछा कि क्या भैया क्या हो गया, ऐसे कभी तो अकेले तुम ऐसा करते नहीं हुआ, आज क्या होगा। तो उन्होंने फिर बस सुना दी अपनी दास्तां कि यार एक ऐसी लड़की थी जिससे मैं प्यार करता हूँ, मतलब लेकिन था होने वाला है। बोले क्यों? भाभी अपनी उठा के ले आएंगे, कैसी बात कर रहे हो, दोस्त है कब कहाँ आएंगे। बोले नहीं भैया कल शादी। अच्छा, तो बोले चलो अपन आज ही उठाने निकल ले। गए तो बढ़िया अच्छे से पहुंचे, ये बाकायदा तैयार यार होके। और इन्हें ये नहीं पता था कि उन माशुका जो इनकी थी उनके 5 भाई हैं। और ये जाके पहुंच गए वहां। बोले दुल्हन कौन है? बोले क्यों, क्या करना है? बोले उठाने आए। इनके भाइयों ने बाबर फोड़ा इनको, इनके दोस्तों को बाबर कुटे। ये इतने कुटे कि फेंक दिया उनको तो मार कूट के कि भाई चलो जाएंगे। अब इनके दोस्तों को होश आया, ये तो डले थे। दोस्तों को उनने जगाया कि भैया हो क्या करना है, कुटपिट तो गई है, अब क्या चले फिर से एक बार और दंगा। बोले अरे छोड़ो, दूसरी देख लेंगे, जान बचेगी तो कुटेंगे नहीं तो। सो भैया ऐसी थी। फिर इनने वो छोड़ी दूसरी। फिर ये काबुल जीत गए तो महाम सुल्ताना से शादी कर ली। तो खुशमिजाज व्यक्ति थे इस मामले में। तो इनकी और शादी एक और हुई थी। उससे भैया क्या था कि एक और बच्ची थी, तो उससे शादी इनने करवा दी। किसकी? जमान मिर्जा की। तो अब ये दामाद बन गए। अब दामाद बन गए तो बाबर के बाद ये भी सोचने लगे कि है अपना ही है दिल्ली। सो एक ये समस्या है। इनके अलावा एक सुल्तान मिर्जा भी थे भैया। सुल्तान मिर्जा वो मूवी वाले नहीं है ना, वंस अपॉन इन टाइम इन मुंबई वाली, वो सुल्तान मिर्जा नहीं। ये सुल्तान मिर्जा अलग थे। ये सुल्तान मिर्जा ऐसे थे कि ये तैमूर की डायरेक्ट वंशज थे। जैसे बाबर था वैसे ये भी थे। अब वंशज थे, लेकिन इनकी खुद की कोई प्रॉपर्टी थी नहीं, कहीं राज्य था नहीं प्रॉपर,
तो ये भटकते फिरते व्यक्ति थे, तो ये चाहते थे कि अपन ही कब्जा कर ले। सो एक ये व्यक्ति की भी बड़ी समस्या थी। सुल्तान मिर्जा, मेहदी ख्वाजा तो हमने बता ही दिया आपको, है ना, जो बहनोई थे। सो तीनों ये लगे हुए थे। फिर ये घरेलू समस्याएं देख ही रहे हो, नुसरत शाह का सपोर्ट कौन कर रहा है? महमूद लोधी, है ना। और यहाँ बहादुर शाह किसका? आलम शाह का सपोर्ट कर रहे हैं। राजपूताना वाले अलग परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी भंवर समस्याएं थी। और घर के भेदी तो खुद हैं ये कामरान, अकबर, अस्करी और इंदा, भंवर समस्याएं। और ऊपर से अयोग्य व्यक्ति, सेना का संगठन। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि सिखाया ना हो, बाबर ने भंवर सिखाया है भाई। भंवर सिखाया मतलब शुरुआत से बिल्कुल 18 साल में तो सैनिक प्रशिक्षण में ये देखो यार, बाबर खुद एक विद्वान व्यक्ति था। तुर्की, फारसी, अरबी, मतलब ये लैंग्वेजेस बहुत अच्छे से जानता था। और खुद की उसने ऑटोबायोग्राफी भी लिखी हुई तुर्की भाषा में, तुझे के बाबरी। इसी ही उसने अपने बेटों के लिए सबकी व्यवस्था, बकायदा शिक्षा की व्यवस्था करी है। सो इनको भी, हुमायूं को, तुर्की हो गई, फारसी, अरबी हो गई, हिंदी, ये सारी लैंग्वेज, इसके अलावा भाई दर्शन शास्त्र भी पढ़ाया, गणित भी पढ़ाया। तो ये पढ़ाई लिखाई में तो पर्याप्त व्यवस्था करी हुई थी। उसके बावजूद भी ये ज्यादा दिमागदारी नहीं। अच्छा, सैनिक प्रशिक्षण भी सिखाया, जैसे पानीपत का युद्ध जो 1526 में, तो भाई 1500, इनका जन्म कब हुआ? अपन ने देखा है कि 1508 में इनका जन्म हुआ है। किसका? हुमायूं का ना। 1508 और 26 और 8 मतलब 18 साल के थे। 18 साल में मतलब पानीपत के युद्ध में एक टुकड़ी का इन्होंने संचालन किया हुआ है। किसने? हुमायूं। उसके बाद खानवा के युद्ध में भी, जिहाद के नारे में भी ये साथ में रहे थे। ठीक है। सो सैनिक प्रशिक्षण तो दिया हुआ है। आगे, अच्छा, कई बार ऐसा मैं बता दूं आपको, अभी हम बात करेंगे शेर खां की। शेर खां उस समय बिहार में चल रहा था। ठीक है। सो बिहार में चल रहा था, वो भी अपना स्वतंत्र शासन स्टैब्लिश करना चाहता था। और यही तो फोड़ेगा शेर खां आगे जाके, शेर शाह सूरी के नाम से भंवर मारता, इतना मारता है कि मतलब नाम से कांपने लग जाते हैं हुमायूं से। ठीक है। सो शेर खां भी चाह रहा था। अच्छा, शेर खां एक समय जब बाबर था तो शेर खां इनकी ही फौज में रहा करता था। किसकी? बाबर की फौज में। और बाबर ने एक दिन देख भी लिया था कि यार ये व्यक्ति थोड़ा तेज चल सकता है। सो हुमायूं को बोल भी दिया था कि भैया उस व्यक्ति पे नजर रखना जरा। हुमायूं ने कहा है क्या नजर रखना। फिर उसने नजर ऐसी लगाई है कि समझ में आ गई हुमायूं की, है ना। सो कई बार बड़े लोग अगर कुछ बोलें तो मान लेना अच्छा होता है ना, क्योंकि वो लोग पता नहीं किस हिसाब से सोच रहे हैं और अच्छा ही सोचते हैं आपका। ठीक, तो चलो वापस आ जाते हैं, बैक टू द पॉइंट। तो इतनी सारी ये परेशानियां किसकी है? हुमायूं की। ठीक है, चलो अब भैया गुलबदन बेगम तो इनकी बहन थी, जिन्होंने हुमायूंनामा लिखा। इनने भाइयों को अपना क्या करा, ये सारा का सारा साम्राज्य बांट दिया। बांटने के बाद क्या किया है? 1533 में, भाई 1530 में तो ये शासन पे बैठे, अभी दिल्ली के सिंहासन पे बैठे। 33 क्या 30 क्या 31 ही हो गया था भाई। 30 दिसंबर, एक दिन और बचा, 31 दिसंबर, फिर 1 तारीख जनवरी 31। ठीक है। सो लगभग 2 साल के अंदर ही 1533 में दिल्ली में एक जगह इन्होंने नया नगर बनाया, दीनपना नाम से, दिल्ली में, है ना। शेर शाह सूरी बाद में फिर इनको ही लूटता है, इनके दीनपना को फोड़ डालता है, वहाँ शेर मंडल का निर्माण करके वहाँ भव्य महल का निर्माण करवाता है। ठीक है। नया शहर इन्होंने बसवाया और वहाँ पे एक महल का निर्माण भी करवाया। ठीक, अब महल का निर्माण करवाया, ये सब चल रहा है। अच्छा, ये समस्याएं भी चली रही हैं, अभी हम बताएंगे आक्रमणों से कितने परेशान रहे, सारी चीजें बहुत बहुत सारी। अब ये यार, अब सोचो कि ये 30 में राजा बना, 30 से ही एक प्रकार से 1530 से स्टार्टिंग होके 1540 तक केवल 10 सालों तक का तो शासन है। 10 सालों में भी ये 1539 में भंवर कुटे थे और शासन छिन ही गया था लगभग। फिर 1540 में तो पूरा ही छिन गया था, है ना। ये चौसा का युद्ध हुआ है शेर शाह से, और यहाँ पे कन्नौज का, बिलग्राम का बोल देते हैं। इसके अलावा 1530 में ही पहले तो आंतरिक विद्रोहों का ये सामना करेंगे। फिर 31-32 में क्या करेंगे? महमूद, जो हमने बताया लोधी, वो बंगाल वाले जो शासक थे, उनसे लड़ाई करके उन्हें थोड़ा माहौल स्टैब्लिश करवाएगा। तब तक बिहार में जो शेर खां है उनके साथ भी व्यवस्था करवाएगा, तो वो मान जाता है। फिर इधर आएंगे कहाँ? राजपूताना में देखेंगे, फिर कोई चित्तौड़ की रानी वाला केस आ जाएगा, ये मना कर देते हैं। ठीक है। फिर बहादुर शाह से लड़ेंगे, बहादुर शाह गुजरात वाला, आलम शाह वाला। तो इनका जीवन ऐसे ही चल रहा है, अस्त व्यस्तताओं में। जीते कहीं ढंग से है नहीं, कुटे ही है भवन। कुछ जगहों पे तो जीते हैं, लेकिन फाइनली ये हारते ही हैं, लास्ट में भी दिख रहे हैं। चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे चौसा का युद्ध ही डायरेक्ट हम देख रहे हैं, बाकी के युद्ध अभियान हम क्या करेंगे, अभी आपको एक वीडियो में पूरे युद्ध अभियान इनके बताएंगे। अब भैया 26 जून 1539, ये ऐसी बात नहीं है, ये 2 महीने तक खड़े रहे आमने सामने। चौसा जगह का नाम है, चौसा जगह बिहार में पड़ती है। ठीक है। सो बिहार के आसपास आप देखोगे गंगा नदी निकलती
है ना, पटना में। गंगा नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, यानी सहायक नदियां हैं। उन सहायक नदियों में एक का नाम आपने सुना होगा, कोसी नदी। बिहार में कोसी बिहार का शोक कहलाती है, क्योंकि कहीं से भी आ जाती बाढ़ उसमें, और कहीं से भी बहा ले जाती, गांव के गांव बर्बाद हो जाते। पूरी व्यवस्था बरसात में भी आने वाली, बरसात देखना ही, ठीक है। सो कोसी नदी की भी एक ट्रिब्यूटरी है जिसको बोलते हैं करमनासा, नदी का नाम। अच्छा, नदियों के साथ समस्या क्या होती है कि जब वो सूखी रहती है तो जगह बन जाती है वहां पे, तो वहीं पे पड़ाव डाल लो अपना, पूरी की पूरी सेना अगल बगल में नदी के किनारे पूरी जगह हो जाती है सीधी सादी। सो वहीं पूरे के पूरे आपने टेंट गाड़ लिए। अब ये सोच रहे हैं कि यार लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। सबसे खराब बात हुमायूं की यही थी, तुरंत अटैक करे ना तो जीते। पिताजी करते थे तुरंत अटैक, बाबर ने तो भैया देख दाखी नहीं करी, उनने जहां मौका मिला पट से फोड़ा, ठीक है, पट से हेडशॉट। ये भैया बड़ा ढीला व्यक्ति। अब इसने 2 महीने का समय दे दिया, वहां पे ये भी बैठे हैं और सामने क्या है, शेरशाह की पूरी सेना बैठी हुई है, तो उनको प्लानिंग का और तैयारी करने का बहुत मौका मिल गया। इसमें हुआ क्या कि 2 महीने के अंदर, अभी ये अप्रैल में बैठे थे, अप्रैल गर्मी, फिर मई जून वाला माहौल आया, वो ये लास्ट वाला, ये मानसून, प्री मानसून वाला। तो मानसून के चलते क्या हुआ कि रातों रात के बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई तो इनके टेंट पूरे डूब गए, टेंट डूब गए। अब पानी ही पानी हो गया। बोले कहा यार किचकिच हो रही है, आटो यार एक काम करो ऊपर चलते हैं। इनके जो तोपे ओपे चलती थी इनकी, तो तोपे ओपे भी गीली गाली, किसी काम की नहीं, बारूद भीग गया पूरा। तो क्या मतलब था। अब इनने कहा कि चलो भैया ऊपर लगाओ टेंट कहीं पहाड़ी पे। तो सबको छोड़े, बोले हथियार छोड़ो, तुम तो उठाओ ये तंबू उठाओ, चलते हैं। तो तंबू उठा के जा रहे थे, इतने शेर था तो तैयार बैठा ही था। उसने कहा कि साला तलवार तो है नहीं हाथ में, क्या तंबू है। बोले आक्रमण। जो फोड़ा है भगा भगा के मारा है, सबको फोड़ा है एक एक करके, पूरी की पूरी नदियों में बहा दिए लाशें, लाल हो गई नदियां, कर्मनाशा। बाबर को भी फोड़ा, बाबर नहीं सॉरी, हुमायूं को भी फोड़ा, और हुमायूं अधमरी अवस्था में, इन्हें सोचा मर गया होगा व्यक्ति, छोड़ो नदी में बहा दिया। नदी में बहाया तो इन्हें होश आया, एक व्यक्ति मिलता है, जो व्यक्ति ने इनको बचा लिया। फिर बाद में ये जीवन इनका सुरक्षित था तो एक दिन का उसको सुल्तान भी बनाते हैं, ठीक है। वो व्यक्ति जो होता है ना, मल्लाह समझते ना, नाव चलाने वाला जो व्यक्ति होता है, सो वही है ना। अब बस बबर खराब स्थिति के बाद मतलब क्या है कि इससे जीत कौन गया, शेर खान जीत गया। शेर खान जीत गया तो उसने भैया शेरशाह की उपाधि लगा ली। तो अब अगली बार वो शेरशाह कहलाने लग गया, ठीक। अब जे भैया हार गए तो कुट के बगे कहा, भाइयों के पास ही जाएंगे, उनके साम्राज्य में। हिंद लश्करी वाले, मतलब वही मेवात एवात वाला प्रांत है और जो संबल अंबल वाला प्रांत है, वहां उनने कहा कि भैया बबर मारा है यार आदमी ने। बोले क्या बात कर रहे हो, बड़े भाई को मारा है, रुक जाओ सबरी सेना लेके आओ। फिर चलते लड़ाई करने, साल भर बाद फिर पहुंच गए लड़ाई करने। अब आदमी गलती से सीखे तो कोई समस्या ना हो, लेकिन नहीं सीखना भाई, फिर वही गलती कर दी, फिर पहुंचे नदी के पास। अब इन्हें याद तो आ गया यार कि पिछली बार क्या है कि नदी के आसपास बाढ़ आ गई थी, अपन भीग गए थे, तंबू भीग गए थे। तो एक काम करते हैं, इस बार अपन पहले ही व्यवस्था ऊपर कर लेते हैं। तो इनने फिर अपने हथियार रखवाए, फिर बोला कि ले तंबू, कहाँ पहुंचो, ऊपर पहुंचो। शेर खां फिर व्यवस्था कर रहा था, वो बिल्कुल खड़ा ही था पोजीशन में कि हैं अब जे जाएंगे। जैसे ही गए फिर आक्रमण, फिर भगा के मारा। तो अस्करी इंदाल सबकी सेना को फोड़ा और इनको भी फोड़ा। इनको तो ऐसे भगा के मारा है, भागते रुके ही नहीं। पर ये कामरान के पास पहुंचे वहां पर, और नाम से ऐसे घबराने लगे शेरशाह के कि वापस नहीं आए। फिर तो जब वापस नहीं आए तो फिर क्या था, चाहिए ही था शेरशाह को क्या, शासन। दिल्ली का शासक बन गया शेरशाह, और सूर्यवंश स्टार्ट हो जाएगा 1540। समझ रहे। तो ऐसी स्थिति। फिर भैया आप क्या कर सकते हैं, पराजित हो गए, हुमायूं निकल लिए। तो अब भाई भारत की बाउंड्री से बाहर है ये कामरान वाले, काबुल वाले क्षेत्र में। लेकिन भाई से भी नहीं बननी थी, तो भाई भी चाह रहा था बीच देखो यार षड्यंत्रकारी तो सारे ही होते हैं। तो भैया अब भाई ने भी भगा दिया इनको। भाई ने भगाया तो क्या करें, तो ईरान पहुंच गए। फारस बोलते थे उस समय। ईरान के राजा के पास पहुंचे, तहमास नाम रहता उनका, उनके पास पहुंचे। अब उनसे शरण मांगी कि महोदय थोड़ी व्यवस्था कर दो यार, क्या है कि वो बड़ा खराब व्यक्ति है, पीछे पड़ा हुआ है, मार देगा देखते ही मेरे को। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, आ जाओ। अब ये भैया सुन्नी धर्म मानते थे, लेकिन वो मानते थे शिया धर्म। तो अब उनके यहाँ रहना है तो उनके जैसे करना पड़ेगा, तो उन्होंने शिया धर्म अपना लिया। ठीक है भैया। वहाँ पे देखा तो वहाँ पे एक राजकुमारी थी, नैन मटक के चालू, ताजी की हरकतें कहीं तो आएंगी। फिर इनने भैया लो शादी, है ना। तो वो शादी। अब भैया ये हमीदा बानो बेगम ही हैं जो अकबर की माँ है। 14 साल में शादी कर ली इनने, 14 साल की लड़की से हुमायूं करी, बहुत अच्छी बात है। और फिर बाद में
इनने फिर उनकी कस्टडी रख दी अपने दोस्त के साथ, बैरम खां और बाकी सबको इनको कहाँ रख दिया, अस्करी के पास, हिंदाल के महल, अस्करी के महल में रखवा देते हैं वहाँ पे सिंध के आसपास कि इनकी सुरक्षा करे, क्योंकि अगर पूरी फैमिली रहेगी और भाई शेर शाह को पता चल गया तो आगे फोड़ देगा, भैया हम तो जाएंगे, फैमिली भी जाएगी। सो फैमिली को इनने सुरक्षित रखवाया, खुद भगते भगाते रहे। फिर होता कुछ ऐसा है कि यार शेर शाह सूरी भी जल्दी एक्सपायर हो जाता है, क्या बम से खेलने का शौक रहता है, एक दिन बम ने उससे खेल लिया, फूट गए, ठीक है तो खत्म। शेर शाह सूरी 1545 में एक्सपायर हो जाता, फिर उसका साम्राज्य आता। तो 45 तक तो मतलब 5 साल तो ऐसे डर के मारे रहते थे कि अपने बेटे से नहीं मिले, अकबर से ये 3 साल मिलने नहीं आए। 15 अक्टूबर 1542 को जन्म होता है किसका, अकबर का, तो तब तक उसका नामकरण भी नहीं करा था, छोटू मोटू गोलू ये बोल देते थे लोग बाग। फिर 3 साल बाद जब वो खत्म हो गया कौन, शेर शाह सूरी, तब जाके इनका डर खत्म हुआ कि चलो अब दूसरा व्यक्ति तो नहीं फोड़ेगा उसके जैसा, तो ये जाते हैं और उसका नाम जलाल रखते हैं, इतने डरते थे। फिर इन्हें धीरे धीरे फिर से स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे फिर संगठन चालू किया, अपने भाइयों की सेना फोड़ा फाड़ी, भाइयों को ही हराया, भाइयों को ही छीन लिया पूरा साम्राज्य, क्योंकि इनका ही था, ठीक है। फिर इनने अपने आप को स्टैब्लिश करा, स्टैब्लिश करने के बाद तब तक फिर 45 के बाद 55 तक 10 सालों में क्या है, सूर साम्राज्य भी अस्त व्यस्त होना चालू हो जाता है। तो लास्ट में तो ये मान के चलो 1555 अब ये वापस से जीत की ओर अग्रसर होंगे, सरहिंद का युद्ध करेंगे, तब तक तो भैया सूरवंश के 2 पार्ट हो गए थे, पूर्वी सूरवंश पश्चिमी सूरवंश। तो सिकंदर सूर जो था पश्चिम का सेनापति था सिकंदर, उससे युद्ध होता है सरहिंद का और ये जीत जाते हैं, और जीत जाते हैं तो वापस से फिर क्या है, दिल्ली इनके कब्जे में आ जाती है और दिल्ली सल्तनत पर ये शुमार हो जाते हैं। अब शुमार तो होगा दिल्ली सल्तनत पे, वापस से अपना देखा कि यार महल तो भाई ऐसा शानदार बन गया है, हमारा सारी व्यवस्था हो गई। इनने कहा देखो यार अभी तक हमने क्या बेवकूफ़ी करी जीवन में, क्या बेवकूफ़ी करी कि यार हमने किसी चीज़ को ढंग से नहीं करा, ढंग से मतलब सोच समझ के नहीं करा। बताओ पढ़ाई लिखाई करी लेकिन किसी काम नहीं आई, अब हम पढ़ाई करेंगे, दम से पढ़ाई करेंगे, पहले हम समझेंगे सारी चीज। सो इनने जाते ही क्या करा, एक पुस्तकालय बनवाया, भव्य पुस्तकालय, 4 मंजिला इमारत बनवाई दिल्ली में, और कहीं कि अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम पढ़ेंगे, बवर पढ़ेंगे, सारी किताबें लेके आओ और यहीं लाना, नाश्ता खाना सुबह का जो कुछ है सब यहीं लाना। इतने मशगूल हो गए पढ़ाई में कि एक दिन पढ़ते पढ़ते केला खाया, छिलका फेंका और चक्कर लगाते लगाते पढ़ रहे थे कि पाँव फिसल गया, 4थी मंजिल से लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गए, खत्म। ऐसी तो हालत थी, समझ पाए। तो ये थे कौन, हुमायूं, जिनका जीवन लड़खड़ाता लुढ़कता हुआ, लुढ़कते लुढ़कते लुढ़कने का काम कौन ने बोला, ये लेन पूल ने बोला, मैं नहीं बोल रहा भाई, लड़ने झगड़ने मेरे से नहीं आना, मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या क्या इनके प्रारंभिक कठिनाइयां थी, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से आक्रमण लड़ाई झगड़े करे, वो जो कहानियां मैंने बताई उनको हम डिटेल में समझेंगे एक एक चीज को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय।